तो आज से केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। मेरे सामने मेरी दो स्टूडेंट बैठी हुई है। एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड है कि उन्होंने पहले पराशरी सीखा है, अब केपी सीख रहे हैं, और एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि उन्होंने पहले केपी सीखा है, मतलब केपी ऑलमोस्ट आधा हुआ है, आधा बाकी है, बट केपी बैकग्राउंड से शुरुआत की है और बाद में पराशरी सीखेंगे। अब आप लोग जो ये देख रहे हो, आपके मन में शायद ऐसा सवाल आ सकता है कि हमें क्या सीखना चाहिए सबसे पहले, या हमें कौन से एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहिए। क्या केपी एस्ट्रोलॉजी सही है, क्या पराशरी एस्ट्रोलॉजी सही है, क्या है? तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे सबसे बेस्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे सबसे बेस्ट है। कोई एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे को काटती नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को फेवर करती है। तो केपी भी क्यों सीखना, पराशरी भी क्यों सीखना, केपी से आगे है कस्पल, सबलॉर्ड, इंटरलिंक, वो भी क्यों सीखना। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो आपको भी शायद काम में आएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, ये सारे जो क्रिकेटर है, ये सारे क्रिकेटर इतने दिग्गज क्रिकेटर क्यों कहे जाते हैं, ये इतने चैंपियन और इतने बेस्ट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, या फिर 2020 हो, उनको कोई भी फॉर्मेट में खेलने के लिए आप खड़े कर दो, चाहे इंडिया का ग्राउंड हो, उनका होम ग्राउंड हो, या दूसरा कोई ग्राउंड हो, या फिर वर्ल्ड का कोई भी ग्राउंड हो, उनके ऊपर उनको खेलने के लिए खड़ा कर दो, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसी तरीके से हम ये जो कंसल्टेशन के फील्ड में है, कंसल्टेशन के फील्ड में रह के हमें एस्ट्रोलॉजी में पराशरी भी आना चाहिए, केपी भी आना चाहिए, कस्पल, सबलॉर्ड, इंटरलिंक भी आना चाहिए, ताकि हमारे सामने कोई भी क्लाइंट कोई भी समय पे कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाए, हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, कोई आंसर थोड़ा डीप में जाके निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सारा नॉलेज हमने लिया होगा तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी के ऊपर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और हम एक वो लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं जहां पर हम अपनी मन चाही फीस क्लाइंट से ले सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस हम लेके बैठे। तो चाहे आपकी शुरुआत ऑकल्ट फील्ड में कोई भी एस्ट्रोलॉजी से हो, सवाल उससे नहीं है और फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब कुछ सीखना है, वो हमारा मकसद होना चाहिए। तो आज जैसे मैंने कहा, एक मैडम ने पराशरी से शुरुआत की है, एक मैडम ने केपी एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत की है। आज जिनका केपी एस्ट्रोलॉजी हुआ है हाफ, उनके लिए रिपीट है, और जो नए मैडम, यानी कि वैसे मेरे पुराने स्टूडेंट, बट ये कोर्स के लिए नए मैडम, तो जो ज्वाइन किया है, तो आज हम फिर से एक बार केपी से शुरू करेंगे, और थोड़े टाइम के बाद दोनों का जब इक्वल हो जाएगा, हम उधर से फिर आगे शुरुआत करेंगे। अब कि केपी एस्ट्रोलॉजी एंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे हम शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है, अभी आपने क्योंकि पराशरी किया है, आपको पता है हम कौन सी अयनामशा यूज करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको सेटिंग करके दिया था, लेकिन अगर आपको याद हो, वो तो दशा हो गई। हम जो केपी पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम यूज करते हैं वो है चित्र पक्ष अयनामशा, और केपी के अंदर हम जो यूज करते हैं वो है केपी अयनामशा। आपको मैं सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊंगा, अयनामशा का एक कैलकुलेशन आता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो मैंने सेटिंग आपके सॉफ्टवेयर में करके ही रखा है, खाली वो देखना है कि कौन सी अयनामशा हम यूज करते हैं। केपी अयनामशा के अंदर भी फिर दो पार्ट है, एक जो है वो केपी ओल्ड अयनामशा है, और एक है वो केपी न्यू अयनामशा है। अभी आज के तारीख के अंदर हम जो यूज करते हैं वो केपी न्यू अयनामशा यूज करते हैं, केपी ओल्ड अभी हम यूज नहीं करते हैं। नाउअडेज वी यूज ओनली केपी न्यू अयनामशा। अब केपी एस्ट्रोलॉजी एंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी की ये जो दो अयनामशा है, उसमें जो चेंजेस है, वो मतलब जो डिफरेंस आता है कैलकुलेशन में, वो कितना है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 कला इन केपी एंड सीपी, यानी कि चित्र पक्ष अयनामशा। उसका मतलब क्या है कि जब आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करोगे, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के अंदर केपी से रेक्टिफाई किया हुआ टाइम और पराशरी से रेक्टिफाई किया हुआ टाइम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अभी यहां पर एग्जैक्ट 6 मिनट का तो एग्जैक्ट डिफरेंस है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करोगे
तो हो सकता है वो 10 मिनट का डिफरेंस हो, 12 मिनट का हो, या 4 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। और कभी कभी मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है, कभी कभी सिर्फ 1 ही मिनट का डिफरेंस होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे बर्थ हुआ है, जन्म के समय पे कौन सी दशा चालू है, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। बट कभी ये कंफ्यूजन ना हो हमारे मन में कि हमने पराशरी से किया था तो मेरा ये टाइम आ रहा था, और इससे किया तो ये टाइम आ रहा है। ऐसा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई है। अपना दिमाग हमें इसमें कुछ चलाना नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ताकि आपके सामने कल को कोई क्वेश्चन हो, कल आपको पढ़ाने का मन करे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होना जरूरी है, कल आप अगर किसी को पढ़ाना चाहो। अब सेकेंड पॉइंट, पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एक लग्न कुंडली होती है। अब लग्न कुंडली केपी एस्ट्रोलॉजी में भी है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में भी है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में डिटेल के अंदर कोई भी चीज को जानना है तो हम डिविजनल चार्ट को यूज करते हैं। डिविजनल चार्ट, D9 चार्ट यानी कि नवांशा चार्ट, D5 चार्ट यानी कि वो बच्चों के लिए है, D7 चार्ट है वो D9 स्पाउस के लिए है, D7 बच्चों के लिए, D12 है वो पेरेंट्स के लिए। इस तरीके से अलग अलग डिविजनल चार्ट है, जो कि 16 टाइप के चार्ट है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे 16 टाइप के चार्ट को यूज करते हैं। और पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें कोई भी चीज के कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, पहले लग्न कुंडली देखते हैं, उसके बाद में D9 कुंडली देखते हैं, फिर दशा लगन कुंडली देखते हैं, उसके बाद में चंद्र कुंडली, कोई मैटर में चंद्र कुंडली देखते हैं, और उसके साथ में जो मैटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिविजनल चार्ट देखते हैं। यानी कि कुल मिला के 5 कुंडलियों को आप स्टडी करो, डिटेल में एनालिसिस करो, तब जाके आप परफेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो। जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ, केपी एस्ट्रोलॉजी ने ये सारी चीजों को रिमूव कर दिया। केपी एस्ट्रोलॉजी ने 2 ही कुंडली को इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 कुंडली है, एक जो है वो है लग्न कुंडली, वो तो दोनों के अंदर कॉमन है, और दूसरा जो केपी एस्ट्रोलॉजी की मेन खास कुंडली है वो है भाव चलित कुंडली। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में भाव चलित कुंडली अलग से क्यों है, उसका भी एक रीजन समझ लो। ये आपको नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट समझ लो। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि जो टाइम पे व्यक्ति का जन्म होता है, हम पराशरी में क्या करते हैं, व्यक्ति का जन्म हुआ उसको लगन बना लेते हैं, उस समय को पकड़ के फिर हम उसको लगन बना लेते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, जो समय पे बच्चे का जन्म हुआ उस समय को कैलकुलेट करके उसको पकड़ के हाउसेस का भी कैलकुलेशन उस हिसाब से करती है। खाली जन्म का लगन ऐसा नहीं, लगन अपनी जगह पे, और जन्म के टाइम पे जो लगन उदित हो रहा था उसके हिसाब से जो हाउसेस आएंगे 12 के 12, तो वो 12 हाउसेस 12 ही रहेंगे। लेकिन अभी अभी आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, एक ही 2 घर के अंदर सेम राशि होगी, यानी एक राशि गायब हो जाएगी उसके अंदर से। कभी कभी यहां पर ये देखो, केपी के अंदर ये है भाव चलित चार्ट और ये है राशि चार्ट। ये राशि चार्ट जो है ये हमारा लग्न कुंडली का यानी कि पराशरी का जो चार्ट है ये कॉमन चार्ट है, ये इसमें भी यही है और पराशरी में भी यही है। यहां पर क्या है, भाव चलित चार्ट है। अभी यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो भाव चलित चार्ट हम किस लिए यूज करते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम केपी के भाव चलित चार्ट को यूज करेंगे। और कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम राशि चार्ट को यूज करेंगे। अभी आपको पराशरी पहले से आता है और अभी आप ये सीख रहे हो। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा, केपी देखते देखते पराशरी के रूल को आप बीच में घुसा दोगे, अंदर घुसा दोगे, मन में वो रूल चलते रहेंगे। लेकिन जब आप कोई कुंडली का एनालिसिस अगर केपी से करने बैठे हो तो सिर्फ केपी के रूल्स को ही ध्यान में रखना है। केपी के रूल केपी में, पराशरी के रूल पराशरी में। और जिस दिन आप देखने में एक्सपर्ट और चैंपियन हो जाओगे, 2 चीज आपके साथ होगी। कुछ कुंडली को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर मुझे पराशरी से फटाफट मिलेगा, आप पराशरी में जाओगे, आंसर दे दोगे, मैटर खत्म। कुछ कुंडली आप देखोगे, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा इसका आंसर केपी से मुझे फटाक से मिल जाएगा, बहुत कम टाइम में आप सीधा केपी से आंसर करोगे, खत्म। आप जब अपनी पर्सनल खुद की स्टडी करके कंपेयर करोगे और आप अगर एक्यूरेटली दोनों चीजों को देखोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। फर्क कहां पड़ेगा, जो कैलकुलेशन में हमारा टाइम बचता है, जो कैलकुलेशन उसके अंदर हम 5-5, 6-6 कुंडलियां देखते हैं, उसके बदले यहां पर 2 कुंडली से काम होता है।
और भी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केपी की जो और कोई एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। हमारी बात चल रही थी प्लैनेट कौन से राशि में बैठा है वो देखना है, तो केपी कुंडली का राशि चार्ट देखेंगे। प्लैनेट कौन से घर में बैठा है वो देखना है, तो भाव चलित चार्ट देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर देखो, जैसे ये सैटर्न है, ये 6th हाउस में है, लेकिन वो भाव चलित चार्ट में कोई दूसरे घर में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो जो मैंने आपको कहा, अभी हम एक पराशरी की कुंडली ओपन कर दे तो आपको और समझ में आएगा। अब मान लो ये आपकी ही खुद की पराशरी की कुंडली है, यहां पर देखो प्लैनेट लिखा है, उसके बाजू में डिग्री लिखी हुई है, राशि लिखी हुई है, सिंपल है और तो कुछ नहीं है। अभी आप उसमें देखोगे केपी में देखो घर की शुरुआत, ये भाव चलित चार्ट यानी कि हाउसेस की शुरुआत के आगे देखो कुछ एक राशि और डिग्री लिखी हुई है। तो ये क्या करते हैं, कौन से घर की शुरुआत कौन से राशि से हुई वो भी यहां पर मेंशन करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सी राशि में कितनी डिग्री पर है। ये सारी डिग्री डिटेल में हम पराशरी में नहीं करते थे, ये सब का इंपॉर्टेंस यहां पर है। अब ये सीखने के बाद आपका नॉलेज जो होगा और जो हिसाब से आप आगे बढ़ोगे आपको अभी समझ में नहीं आएगा। यहां पर ये जो है, ये राशि और उसकी डिग्री, तो ये राशि और ये डिग्री के हिसाब से राशि चार्ट में तो सूर्य इधर आ गया, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पे क्या सूर्य यहां पर जा रहा है कि यहां पर जा रहा है वो आपको इधर से पता चलेगा। और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जिससे सारे के सारे रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है, इंस्टेंट फर्क पड़ता है, इंस्टेंट हमें समझ में भी आता है। तो इतना पावरफुल टूल है ये। तो ये हो गया 16 डिविजनल चार्ट, और यहां पर खाली दो है, केपी लग्न चार्ट और केपी भाव चलित चार्ट। उसके आगे पराशरी हैज ऑस्पिशियस हाउसेस लाइक केंद्र एंड त्रिकोण, केपी डजंट हैव सच हाउसेस। पराशरी में केंद्र हाउसेस होते थे, त्रिकोण हाउसेस होते थे। केंद्र हाउस कौन सा है बोलो? 1 4 7 10 बराबर। और त्रिकोण 1 5 9 159, हाँ 2 6 10 159 बराबर, परफेक्ट। तो ये जो है केंद्र एंड त्रिकोण हाउसेस, उसमें हम उस तरीके से देखते थे। यहां पर ये सारी कोई चीज नहीं है। पराशरी में प्लैनेट उच्च का होता था, नीच का होता था, ये तो मैंने आपको भी सिखाया है थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का। तो पराशरी को आपको इतना समझ में आता है, उच्च का या नीच का, ऐसा हम पराशरी में देखते हैं। यहां पर क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लियर कट मानना है, ना तो कोई प्लैनेट खराब है ना कोई प्लैनेट अच्छा है। सब प्लैनेट अच्छे हैं और सब प्लैनेट बुरे हैं। डिपेंड करता है उनके कारक तत्वों के ऊपर और साथ साथ में वो कौन से हाउसेस को लेकर बैठे हैं उसके ऊपर। आमतौर पे जिनको केपी नहीं मालूम है और जिन्होंने मेरे पास से पराशरी नहीं सीखा है, वैसे जनरल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो लोग क्या बोलेंगे, जुपिटर बहुत अच्छा, जुपिटर बहुत बढ़िया। जुपिटर मतलब कभी खराब कर ही नहीं सकता है, नेचुरल बेनिफिट है, जुपिटर हमेशा अच्छा ही करता है। और मैं आपको 10 कुंडलियां ऐसे दिखा दूं जिसके अंदर जुपिटर की महादशा चल रही है और वो पर्सन की बैंड बजी हुई है। तो अगर खाली जुपिटर अच्छा ही होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। केपी में या फिर जो पराशरी हमने जो लेवल पे सीखा है और हम जो लेवल के ऊपर यहां पर सिखाते हैं, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है और वो व्यक्ति की कुंडली में वो प्लैनेट किस तरीके से बैठा है, कौन से ग्रहों के साथ और कौन से घरों के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर पूरा खेल है। पराशरी के अंदर 100 ऑफ योगा है, जात जात के योगा है। विष्णु लक्ष्मी याद राजयोग, नीच भंग राजयोग, बुधादित्य योग, काल सर्प दोष, वो दोष की बात है और ये योग की बात है। तो ऐसे अलग अलग दोष और अलग अलग योगा पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक योग है, पुनर्फु योग, बाकी ना कोई उसमें दोष है और ना ही कोई उसके अंदर योग है। सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर केपी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हमें हाउसेस के रिजल्ट को जज करने के लिए हम हाउस लॉर्ड को इंपॉर्टेंट देते थे। भी आपने प्रैक्टिस भी की है, क्लाइंटों के साथ कंसल्टेशन भी किया है इतने टाइम के अंदर, तो अभी थोड़ा थोड़ा तो आपको वो एक्सपीरियंस भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया है। तो हम क्या करते हैं, वो स्वामी ग्रह, वो जो घर हम देख रहे हैं उसका लॉर्ड कहां पर बैठा है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, कौन कंजंक्शन में है, वो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन हम इंपॉर्टेंस किस चीज को देते हैं, घर के लॉर्ड को, हाउस के लॉर्ड को।
लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें किसी भी घर का रिजल्ट जानना है, स्टैटिक प्रॉमिस जानना है या डायनामिक प्रॉमिस जानना है या दशाओं का रिजल्ट जानना है, हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? केपी एस्ट्रोलॉजी में हम इंपॉर्टेंस देते हैं कस्पल सब लॉर्ड को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो और कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर अवेलेबल नहीं है। इससे आगे भविष्य में अगर आपने पढ़ाई की कस्पल सब लॉर्ड इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, ये केपी से भी और डिटेल के अंदर है, तो वो अलग बात है। अब ये जो है ये कस्पल कुंडली, मतलब ये कस्पल सबलॉर्ड की लाइन है। इसमें आप देखोगे कस्प 1 यानी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड। अभी यहां पर मुझे व्यक्ति के नेचर को जानना है तो मैं क्या करूंगा, कस्प की लाइन में जाऊंगा और देखो ये साइन लॉर्ड दिख रहा है मर्क्यूरी, तो ये कौन सा मर्क्यूरी हो गया? जो लग्न कुंडली के अंदर भी हम देखते हैं वो मर्क्यूरी हो गया, ये है ना मर्क्यूरी। तो इधर हमने क्या किया, राशि के लॉर्ड को पकड़ा वो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, तो यहां पर ये लग्न लॉर्ड हो गया। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, केपी में हम सब लॉर्ड को पकड़ेंगे। और देखो जैसे ही आप सब लॉर्ड को पकड़ते हो क्या आ गया, जुपिटर आ गया। अब जो प्रेडिक्शन आप उससे करोगे उससे और डिटेल में करना है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो वाला प्रेडिक्शन गलत होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उससे और डिटेल में जाना है और स्पेसिफिकली जाना है, तो आप ये जुपिटर को पकड़ोगे। इसकी पूरी स्क्रिप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, पूरी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, फिर जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है और उसका सबलॉर्ड कौन है, उसको देख के फिर आप पूरा जजमेंट लगाओगे। तो जहां पर वो 5 कुंडलियां देखने का काम आपका होता था, उसके बदले अभी यहां पर ये पूरा गेम इसी के अंदर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है इसका। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करते हैं और पराशरी के अंदर हम खाली हाउस लॉर्ड को स्टडी करते हैं। पराशरी के अंदर क्या होता है, भाव मध्य को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन सा ग्रह कौन से भाव के मध्य में बैठा है और भाव के मध्य बिंदु के हिसाब से पराशरी में कैलकुलेशन होता है। केपी क्या करता है, केपी गिव इंपॉर्टेंस टू भाव आरंभ बिंदु, कौन से घर की शुरुआत कौन से राशि से हुई, कौन से डिग्री से हुई, उसको इंपॉर्टेंस देता है। पराशरी क्या करता है, 12 के 12 लग्न है और 12 के 12 हाउसेस है, बस वो हिसाब से उसका काम हो गया। रूलिंग प्लैनेट, अब ये जो रूलिंग प्लैनेट है उसको पराशरी के अंदर हमने आपने पढ़ा है, कोई ऐसा कुछ चीज आया ही नहीं है रूलिंग प्लैनेट। यहां पर ये रूलिंग प्लैनेट जो केपी का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूलिंग प्लैनेट क्या होता है, रूलिंग प्लैनेट एक ऐसी डिवाइन हेल्प होती है जब हम प्रेडिक्शन करने बैठते हैं और हम कहीं पर अटक जाते हैं तो हम रूलिंग प्लैनेट का सहारा लेके उसमें से हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पराशरी में प्रश्न कुंडली में कोई सीड जैसी सिस्टम नहीं है। आपने प्रश्न कुंडली की है पराशरी की, मैंने आपको क्या समझाया है, जब क्लाइंट सवाल पूछेगा ऑन द स्पॉट वो टाइम पे कुंडली बनानी पड़ेगी, बराबर है, परफेक्ट है, यही समझाया आपको। केपी में क्या होता है, मतलब क्या है, पराशरी के अंदर सीड सिस्टम नहीं है और केपी के अंदर सीड सिस्टम है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग नंबर लिखे हुए ऐसे कॉइन है, इसको हम सीड कहते हैं। और जब इसमें क्या होगा, केपी में जब आप प्रश्न कुंडली करोगे, मान लो आपको किसी ने प्रश्न, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपकी कोई फ्रेंड मिल गई या कोई रिलेटिव मिल गए, उन्होंने पूछा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी, या उसने अपने खुद के बारे में पूछा मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी। प्रश्न कुंडली अगर आप पराशरी की करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट कुंडली बनानी पड़ेगी, वो तो रूल है। इसमें आप केपी सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको उनको बोलना है 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी एक नंबर बता दे। उसने नंबर बोला 120, बराबर है, 120 नंबर बोला तो आपको वो नंबर ध्यान में रखना है। फिर आप नेक्स्ट 27 डेज तक कभी भी बैठो और वो कुंडली बनाओ और उसका जवाब दो विद द हेल्प ऑफ दिस 120 नंबर जो उसने बोला है, उससे आप कुंडली बनाओगे और आंसर निकालोगे, आंसर सेम आएगा, एक्यूरेट आएगा। यहां पर ऑन द स्पॉट कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, खाली ये नंबर ले लो। मान लो कल आपका काम आगे बढ़ा, फॉरेन से आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैडम मैं यहाँ पर यूएस में हूं, मेरा घर कब होगा, आपको क्या करना है, सीधा उनको बोलना है 1 से लेके 249 के बीच में एक नंबर बोलो, इंस्टेंट चाहिए। वो मेरी बर्थडे ये है, पापा की बर्थडे ये है, वाइफ की ये है, सोचेगा गोल गोल, वैसा नहीं, इंस्टेंट नंबर उनके मुंह से जो भी नंबर आएगा वो नंबर लेके, उसको सीड कहते हैं, उससे आपको कुंडली बनानी है और उसको आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, केपी के अंदर सीड सिस्टम है तो आप आराम से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जिसने सवाल पूछा खड़े खड़े वहां पर ही आपको बनाना है। पराशरी के अंदर प्रश्न ये हो गया।
इन पराशरी देर आर टू मेनी रूल्स एंड देर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पराशरी के अंदर रूल्स बहुत सारे हैं और अगर समझने में गलती कर दी तो प्रॉब्लम है, बट अगर परफेक्ट समझे हो तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ये है कि रूल बहुत सारे हैं। जैसे दशाओं को देखना है तो हम क्या करते हैं, लग्न कुंडली देखते हैं। लग्न कुंडली के अंदर वो दशा लॉर्ड है, वो दशा लॉर्ड ऊंच का है, नीच का है, किसके साथ में बैठा है, कौन देख रहा है, कौन से घर में बैठा है, उसकी पोजीशन नवमांश के अंदर क्या है, उसकी पोजीशन डिविजनल चार्ट के अंदर क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर अंतरदशा के ऊपर आते हैं, सेम चीज अंतरदशा पे होती है, अलग अलग उस तरीके से मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। यहां पर वो सारी चीजें नहीं है, यहां पर बहुत लिमिटेड रूल्स है, हार्डली 10-12 रूल है, और वो 10 से 12 रूल्स है और वो भी बहुत सिंपल है। तो इतने रूल्स आपने याद रख लिए, इतने रूल को बराबर दिमाग में सिस्टम में बिठा लिया तो आपका आंसर मिलना ही मिलना है। चलो अभी तक मैंने आपको जो कराया, समझाया, डिस्कस किया हमने, उसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ पूछो कोई सर ये क्वेश्चन। 120 का कैसे करने का, मतलब 120 उसने मुझे बोला, पर केपी में 120 यूज कहाँ करना? हाँ वो केपी में कहाँ करना है उसका एक आपको अभी वो प्रश्न कुंडली का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको। आगे चल के ये सॉफ्टवेयर लेना है, क्रिएट न्यू चार्ट किया ना तो यहाँ पर देखो होरारी लिखा हुआ है। हाँ। होरारी, अब ये होरारी के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर ये पूछेगा, देखो प्लीज एंटर क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 and 249। तो ये जो कॉइन में से जो भी नंबर उसने दिया है वो यहाँ पर आपको डाल के ओके करना है। तो वो नंबर के साथ डेट, प्लेस एंड टाइम का कॉम्बिनेशन होके एक कुंडली बनेगी। अभी आपने मेरा रिसेंटली वीडियो देखा होगा जिसके अंदर 3 प्रश्न कुंडली की थी हम लोगों ने, अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है 2 दिन पहले। 3 प्रश्न कुंडलियां की थी, इसी तरीके से की थी। ये प्रश्न कुंडली में हम डिटेल में करेंगे, अभी आपने सवाल पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा। जो उसका पूरा पार्ट है वो डिटेल में आएगा उसके अंदर। अब ये खाली नॉलेज के लिए है। नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट जो हम रेगुलर लग्न कुंडली यूज करते हैं, और साउथ इंडियन चार्ट ऐसा स्क्वायर टाइप का आता है। ये साउथ इंडियन चार्ट है पहला। तो ये नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर हाउसेस फिक्स रहते हैं बट राशि चेंज होती है। अब हम पराशरी के अंदर या हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या होता है, हमेशा यही घर को हम फर्स्ट हाउस मानते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से एंटी क्लॉक जाएगा तो ये फर्स्ट हमेशा रहेगा। लेकिन जो साउथ इंडियन चार्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा यही फर्स्ट हाउस रहेगा, उसमें राशियां सेम रहेगी, उसके अंदर हाउसेस चेंज होते हैं। अभी जो लोग वहां पर बॉर्न एंड बॉटअप है उनको ये वही सिस्टम समझ में आता है, वो लोग उस तरीके से कुंडली बनाते हैं। हमको सबको ये सिस्टम समझ में आता है, हम इससे बनाते हैं, उससे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, रिजल्ट तो सेम ही रहता है। ये खाली आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्थ इंडियन चार्ट में राशि एंड हाउसेस आर एंटी क्लॉकवाइज एंड इन साउथ इंडियन चार्ट राशि एंड हाउसेस आर क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, वो लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। साउथ इंडियन चार्ट में राशि वेयर असेंडेंट इज मेंशन इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द लग्न ऑफ द पर्सन। यहां पर देखो असेंडेंट दिखा है, हाँ। तो ये फर्स्ट हाउस गिनेंगे और यहां से इस तरीके से जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको फर्स्ट हाउस गिनते हैं और इधर से ऐसे ही जाते हैं, फिर चाहे कोई भी राशि बैठी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। वो लोग यहाँ जहां पर भी असेंडेंट लिखा होगा वहां से, अभी ये असेंडेंट यहाँ पर लिखा होगा तो यहां से शुरू करेंगे और यहां से इस तरीके से जाएंगे। ये आपके नॉलेज के लिए पॉइंट है, इसका ज्यादा कुछ डिटेल में हमें करना नहीं है। अब एक ये पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। व्हेन टू यूज भावचलित कुंडली, उसका दूसरा नाम है भावा चार्ट, उसका तीसरा नाम है केपी चार्ट। एंड राशि चार्ट या तो लग्न चार्ट या तो बर्थ चार्ट या तो लग्न कुंडली, ये सारा एक ही है और ये सारा एक ही है। तो कब यूज करना है? टू चेक द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, दैट इज इन विच हाउस द प्लैनेट इज पोजिटेड and in which house the planets are ruling, we have to use भाव चलित चार्ट और केपी चार्ट और भावा चार्ट। इसका मतलब अब ये जो भावा चार्ट है इसके अंदर मैं देखूंगा, अगर मुझे ये देखना है
कि मरकरी कहां पर बैठा है तो मैं ये कुंडली देखूंगा, और मरकरी कौन सी राशि में है वो देखना है तो मैं ये कुंडली देखूंगा। अभी मैं एक और कुंडली खोलता हूं जिसमें दोनों में डिफरेंस हो तो आपको और समझ में आएगा। ये राशि चार्ट है। राशि चार्ट के अंदर लग्न में सिंह राशि है और उसमें मर्क्यूरी, मार्स और सन बैठे हैं, ठीक है। अब जब आप ये कुंडली पे आओगे, देखो मर्क्यूरी, सन और मार्स कहां चले गए? 12th हाउस में चले गए। अभी यहां पर तो राशियां सेम है और कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। ग्रह कौन से घर में बैठा है वो देखना है तो हमें केपी चार्ट को यूज करना है, जिसका दूसरा नाम है भाव चार्ट, भाव चलित चार्ट। और वो कौन सी राशि में बैठा है वो अगर हमें जानना है तो हमें कौन सी कुंडली को यूज करना है? लग्न कुंडली या नॉर्मल अपनी जो केपी की कुंडली है वो कुंडली, ये वाली राशि चार्ट, इसको यूज करना है। बोलो इसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है? ये बराबर पॉइंट समझ लेना, स्क्रिप्ट बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत काम में आएगा और इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। कुछ आपको डाउट ऐसा मुझे लग रहा है? पर नहीं समझ में आ रहा कि मतलब क्यों ये देखना है, क्यों ये देखना है ऐसा? वही मैंने आपको शुरू में समझाया कि केपी क्या करता है, कौन से घर की शुरुआत कहां से हुई वो सारी चीज वो पकड़ता है। ये केपी के अंदर राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट है, इसका नाम ही है भाव चलित चार्ट। हाँ। तो भाव चलित चार्ट नाम इसीलिए है कि कौन से भाव की पोजीशन क्या है वो देखना है। हाँ। तो भाव कुंडली बताएगी, यानी कि भाव चलित चार्ट हमें मतलब बताएगा। कोई क्वेश्चन हो, अगर समझो मंगल रिलेटेड हो तो वो मंगल कहाँ बैठा है तो यहाँ से देखना है, और कौन सी राशि में बैठा है तो यहाँ से देखना है। हाँ, अगर हम लोग को उसी के वो अगर जल तत्व राशि में बैठा है, एरी साइन में बैठा है, फायरी साइन में बैठा है, वाटरी साइन में बैठा है, वो सब भाव वो हम इधर से राशि से राशि से देखेंगे। और कौन से घर में बैठा है, 1st हाउस में, 5th हाउस में, 8th हाउस में, तो वो हम भाव चलित चार्ट से देखेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है दोनों? रिजल्ट के अंदर फर्क पड़ेगा, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, जब क्योंकि अभी नहीं प्रैक्टिकल समझ में, हाँ। जब प्रैक्टिकल कुंडलियों के ऊपर हम काम करेंगे तो आपको रिजल्ट में समझ में आएगा। देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, इसके अंदर लग्न है 9 नंबर, इसके अंदर भी लग्न है 9 नंबर। ये राशि चार्ट, ये भाव चलित चार्ट, बराबर। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, हाँ। 4 नंबर गायब हो गया है। और उसी के सामने यहाँ पर 9 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 10 नंबर गायब। तो 10 नंबर गायब हो गया। तो ये क्यों होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्लेसिडस हाउस सिस्टम। प्लेसिडस हाउस सिस्टम क्या करता है? जब भी व्यक्ति का जन्म हुआ उस टाइम पे जो लग्न डिग्री था उस डिग्री के हिसाब से घर की शुरुआत करता है वो। वही पॉइंट मैंने जो आपको समझाया कि पराशरी में क्या होता है, भाव मध्य को पकड़ते हैं, और यहां पर हम क्या पकड़ते हैं? भाव आरंभ, यानी कि भाव की शुरुआत कहां से हुई। अभी देखो इसका असेंडेंट फर्स्ट, आप यहां पर देखोगे सेजिटेरियस में 2937, यहां पर लिखा है सेजिटेरियस 2937, तो यहां से शुरू हुआ ये, और ये पूरा इस तरीके से घूमेगा। अब यहां पर ऐसा होगा, ये केपी के कुंडली में ऐसा होगा कि कोई कोई बीच बीच में कभी कभी एक एक राशि गायब हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, घर की जो लंबाई है, चलो इससे भी आपको समझ में आएगा। एक राशि कितनी डिग्री की होती है? 30 डिग्री, बराबर। तो हमारा पराशरी के अंदर फिक्स है कि ये राशि चार्ट है वो 30 डिग्री के हिसाब से ही बना है। तो ये टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। 12 राशि, एक राशि की 30 डिग्री तो 360 हो गया, फिक्स है। अभी इसके हिसाब से ही चले तो इसका भी 360 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, प्लेसिडस हाउस सिस्टम में क्या है कि कोई घर की जो लेंथ है वो 30 डिग्री फिक्स नहीं है, वो 32 या 34 भी हो सकती है, 28 या 26 भी हो सकती है। और उसी लिए क्या होता है कि जब घर की लंबाई अगर बढ़ जाती है तो एक राशि गायब हो जाती है। इसी और इधर एक गायब हुई तो उसके सामने जो 7th राशि होती है वो गायब हो ही जाती है ऑटोमेटिक। और वो सारा कैलकुलेशन किससे होता है? घर की शुरुआत कहां से हुई उससे होता है। और प्लैनेट की पोजीशन जो आप पूछ रहे थे ना, ऐसा क्यों? इसी वजह से प्लैनेट की पोजीशन बदली होती है। अब देखो वो पॉइंट, यहाँ पर 4th हाउस के अंदर मर्क्यूरी, मून और केतु है। वही मर्क्यूरी, मून, केतु यहाँ पर कहां चले गए? 3rd हाउस में चले गए। 12 तो राशि है, 3rd हाउस में चले गए। आया समझ में? अब ये कैसे हुआ, चलो इसको भी समझाते हैं। यहां पर सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसके हिसाब से मर्क्यूरी, मून और केतु मीन राशि में है। बस इतना देख के पराशरी खत्म कर देता है कि मीन राशि में बैठा है, चैप्टर खत्म। लेकिन केपी में हम क्या करते हैं? डिग्री और नक्षत्र के ऊपर जाते हैं। तो केपी में हम क्या करते हैं? उसकी राशि देखेंगे, अरे उसका नक्षत्र देखेंगे पहले। तो
बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो ये मर्क्यूरी देखो पाइसिस लिखा है यानी मीन राशि तो है। अब मीन राशि में कितनी डिग्री 24.53 एंड 51 डिग्री मिनट कला। अब ये 2453 के हिसाब से ये कहां पर जाना चाहिए पाइसिस में 2453। अब यहां पर आप देखो हाउस की डिग्री देखो तो ये सेजिटेरियस है, ये एक्वेरियस है यानी कुंभ, ये हो गया पाइसिस और पाइसिस के अंदर 2453। तो ये देखो यहां पर आया 2453। इसने क्या पकड़ा मीन राशि में बैठा है तो मीन राशि में बैठा है, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जितना आपको डिटेल में जाना है, एक्यूरेसी पे जाना है, डिग्री को देखना पड़ेगा, उसके पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। तो इसने क्या पकड़ा भाई मीन राशि में है वो तो बात बराबर है। अभी आपके घर के अंदर आपने 1 लाख रुपया रखा है, आपके हस्बैंड ने आपके बच्चे ने आपको पूछा मम्मी पैसा कहाँ रखा है, आपने एक जवाब आप देते हो घर पे रखा है। तो ये भी एक आंसर है, सही है घर पे रखा है, मैंने किधर मना किया, घर पे तो रखा ही है। लेकिन एक आंसर आप ये देते हो कि घर के अंदर मेरे कबाड़ के लेफ्ट साइड के तिजोरी में अंदर जो वो छुपा हुआ खाना है उसके अंदर पड़ा है। तो ये पर्टिकुलर प्रिसाइज हो गया ना एकदम। तो ये एकदम प्रिसाइज है कि ये इतने डिग्री मतलब ये राशि तो बराबर है लेकिन ये राशि में इतनी डिग्री तो ये राशि में इतनी डिग्री एग्जैक्ट इधर आती है। तो ये इधर बैठा है और इसमें हम क्या देखते हैं मीन राशि में पड़ा है, जा भाई ढूंढ ले अपने हिसाब से। ये फर्क है। जितना एक्यूरेसी में डिटेल में जाना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर उतना डिटेल में एक्यूरेसी अचीव करने के लिए डिग्री मिनट कला सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा सब रेडी सब ये पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है, हमें कुछ नहीं करना है। खाली कुंडली आते क्या क्या देखना है आपके लिए तो बहुत काम का फास्ट चाहिए ना, फटाफट हाँ। डिटेल डालो, फटाफट आंसर आना चाहिए, बोलो क्लाइंट को धड़ाधड़, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसीलिए आई हूँ सर। कुछ करना ही नहीं, इधर देख देख के आगे चल के ऐसा टाइम आएगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बी फ्रैंक। पराशरी लग रहा था स्टार्टिंग में, वो भी लग रहा है, अभी हजम हो गया एकदम बराबर। हाँ। तो वही सेम चीज है और कुछ नहीं। फर्स्ट डे है तो थोड़ा फर्स्ट डे नहीं आखिर तक ऐसा रहेगा, लेकिन कुंडली सामने आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो बहुत क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन जब मैं सीख रहा था मैंने अपने हाथों से किया हुआ है। ये सारा कैलकुलेशन हाथों से कुंडली बनाई हुई है। आज इतना मैं पर्टिकुलर इसलिए आपको समझा सकता हूं, मैंने सब हाथों से किया है। लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इस मैंने सीखा 8 साल पहले या 7 साल पहले, अभी अवेलेबल है तो इसमें सब रेडीली है। लेकिन मुझे पता है कौन सी चीज यहाँ पर किस लिए क्यों लिखी है। मैं आपको समझा सकता हूँ, मेरा डे 1 से गोल था कि मुझे टीचिंग में जाना है आगे चल के, तो मैं समझा सकता हूँ क्योंकि मैं समझा हूं। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आपके जैसे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने भी कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर टीचिंग में नहीं जाना है तो क्लाइंट को तो इस चीज से मतलब नहीं है। क्लाइंट बोलेगा शादी कब होगी वो बता, पैसा कब आएगा वो बता, कौन सा धंधा करो वो बता, बस उस क्लाइंट को और कोई चीज से मतलब नहीं है। ये हमारे टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये राशि चार्ट में खाली क्या होता है, प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है उसने बता दिया, मैटर खत्म। और यही हम पराशरी से करते हैं। लेकिन पराशरी में फर्क क्या पड़ता है, जब हम डिविजनल चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डिविजनल चार्ट भी उसी के हिसाब से डिवाइड होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आता है। बट इधर 2 ही कुंडली देख के और ये सारी चीजों देख के आपका काम हो जाता है। और इधर क्या हुआ, प्लैनेट कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री पे है, उसके हिसाब से ये घरों की सिचुएशन है और उसके हिसाब से ये प्लैनेट की सिचुएशन है। इसके लिए एक राशि गायब भी हो सकती है और प्लैनेट अपनी जगह भी बदल सकते हैं। जो यहाँ पर 4th में था ये 3rd में चला गया, ये सूर्य यहाँ पर 5th हाउस में है तो यहाँ पर 4th में चला गया। सारी चीजों को चेंज कर दिया उसने। तो रिजल्ट में फर्क आ जाएगा ना? रिजल्ट में फर्क आएगा मतलब लाख गुना फर्क आएगा। मैं आपको कुछ 4-5 कुंडलियां ऐसी दिखाऊंगा जब आपका एक नॉलेज आ जाएगा, गारंटी मार के लिख के दे दूं कि खाली पराशरी किया हुआ एस्ट्रोलॉजर उसको बता ही नहीं सकता। अगर उसको केपी का नॉलेज नहीं है तो वो कुंडली के अंदर वो गलत जाएगा, गलत जाएगा, गलत जाएगा, किधर से चाहे कुछ कर ले उसको समझ में नहीं आएगा आंसर। बट केपी किया होगा तो ही वो आंसर दे पाएगा। हाँ, क्योंकि प्लैनेट ही पूरा चेंज हो रहा है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं, जवाब भी पूरा अलग हो जाएगा। अभी ये पराशरी की कुंडली है। ये क्लाइंट का कंसल्टेशन मैंने किया था लगभग 1.5 या 2 साल पहले। ये कुंडली मेरे पास आई थी। ये क्लाइंट की कुंडली में देखो दशा किसकी चल रही है, वीनस की दशा चल रही है। अब वीनस की दशा के हिसाब से आपका तो दशा हुआ है, इनका चैप्टर बाकी है तो ये सवाल उनके लिए नहीं है, आपके लिए। वीनस की दशा के हिसाब से आप इसको क्या प्रेडिक्शन दोगे बताओ। वीनस की दशा में इसके साथ क्या क्या होगा, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? उसके सेल्फ में वो ज्यादा
अपने आप में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। चलो इन्वॉल्व ठीक रहेगा, है। उसके बिजनेस उसको अच्छा रहेगा, बराबर। उसके बच्चों के साथ या उसका मौज शौक सब में उसको फर्क पड़ेगा। हाँ ठीक है। और उसकी पर्सनालिटी मतलब वो उसकी बुद्धि भी अच्छी है, मतलब वो वीनस के साथ है तो कभी कभी वो इंटेलेक्चुअल में ज्यादा, कभी ज्यादा अच्छे से बात करेगा, कभी वो लोचा मार देगा कहीं बोलने में ऐसे। वीनस के साथ मर्क्यूरी है तो अच्छा, मान लो ये व्यक्ति मैं हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि मैडम ये वीनस की महादशा मेरी शुरू हुई है, क्या मैं फॉरेन जा सकता हूँ? जा सकता है। क्यों, कैसे? क्योंकि केतु 12th हाउस में है। केतु 12th हाउस से, उससे फॉरेन का क्या लेना देना है? केतु तो फॉरेन का कारक है। केतु फॉरेन का कारक है? जी सर। नहीं नहीं, आप बोलो, आप बोलो। जो खाली पराशरी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो कभी आपको नहीं बता सकते कि ये वीनस की दशा में ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर जाने के लिए वो जो कोई भी दशा है उसका 12th हाउस से कनेक्शन तो आना चाहिए। उतना तो आपको भी समझ में आता है। अब ये शुक्र यहाँ पर जो है वो लगन में बैठा है, तो लगन का तो फर्स्ट 12th हाउस से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र खुद 12th में बैठा हो तो भी मैं मान सकता हूँ कि वो जा सकता वो नहीं बैठा है। शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड है तो भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो लॉर्ड भी नहीं है। 12th लॉर्ड की उसके ऊपर दृष्टि हो तो भी मैं मान लूं कि वो फॉरेन जाएगा, लेकिन 12th लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर की दृष्टि शुक्र पे नहीं है, सूर्य पे है, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब 12th लॉर्ड कंजंक्शन में हो तो भी मैं मान लूं कि ये फॉरेन में जाएगा, तो यहां पर बैठा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है 3rd हाउस, 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, तो भी फॉरेन जाने का योग नहीं है। कोई भी एंगल से खाली जिसने पराशरी किया है वो जिंदगी में नहीं बता सकता है कि ये व्यक्ति शुक्र की दशा में फॉरेन जाएगा। अब कमाल देखना केपी का, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भाव चलित चार्ट केपी का, शुक्र कहां चला गया? 12th हाउस में चला गया 12th हाउस में। हाँ। एक सेकंड में बता दिया। और ये क्लाइंट का मुझे फोन आया तब वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में था, और इसका भी आपको मैं प्रूफ देता हूं। मैंने उसका कंसल्टेशन दोनों कुंडली बना के किया है। इंडिया में क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉरेन में क्या मिलेगा, देखो यहां पर आपके सामने क्लाइंट के नाम के साथ है, ये उनका नाम है, ये लंदन की कुंडली और ये यहां पर इंडिया की कुंडली लिखा है। लाख कोशिश कर लो, पराशरी वाला जवाब नहीं दे पाएगा। जाओ। हाँ, अगर अभी होता तो जवाब नहीं मिलता, कोई एंगल से नहीं मिलता। जिसको ये नॉलेज है दो चीजों का वही इसका आंसर दे सकता है। यहां पर जैसे ही आपने केपी की कुंडली बनाई तुरंत शुक्र चला गया 12th हाउस में और पूरा रिजल्ट चेंज। अब वो कोई बोलेगा कि मैं तो फॉरेन में बैठा हूं, ये बोलेगा बैठा ही नहीं है, तो जा ही नहीं सकता है। कितना फर्क पड़ता है। और ये फर्क क्यों पड़ा, देखो जीरो, शुक्र की डिग्री देखो 0.22 है, 0.22। अब वो 0.22 के वजह से ये जो प्लैनेट इधर था वो इधर चला गया, क्योंकि वो प्लेसिडस हाउस सिस्टम के हिसाब से जो मैंने कहा ना आपको, हाँ। उसके हिसाब से वो सारा फर्क पड़ता है। अभी फर्क कितना था 0.22 का, लेकिन उसने प्रिडिक्शन में कितना जमीन आसमान का फर्क कर दिया। और ये क्लाइंट के पास से मैंने 25,000 रुपीज एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का लिया था। जब ये नॉलेज लेके बैठोगे तो लोग पैसा देंगे, बाकी नहीं देंगे। इतना फर्क है, इतना फर्क। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोई कुंडली आएगी आपको तुरंत लगेगा पराशरी से आंसर मिल जाएगा। हाँ। कोई कुंडली आएगी तुरंत लगेगा केपी से आंसर मिल जाएगा। जिससे जो आंसर मिले आप दे सकते हो, आप आंसर को क्रॉस टेली कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब सीखना दोनों जरूरी है। दोनों नहीं, तीनों। अभी तो और कस्पल, इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी बाकी है, और तब तक और कुछ नया आ जाएगा तो वो भी सीखना है। देखो, अगर हमें चैंपियन बनना है, मतलब गुंडे और बदमाश के लिए फाइट करने के लिए 3 टाइप के लोग होते हैं, एक पुलिस, एक आर्मी और एक एनएसजी कमांडो। ये तीनों में से सबसे खतरनाक कौन होता है? कमांडो होते हैं। क्यों कमांडो खतरनाक होते हैं? उनके पास सब ट्रेनिंग होती है। उनकी ट्रेनिंग भी उस हिसाब से होती है। पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है? ग्राउंड में 4 चक्कर लगाओ, बन गया पुलिस। आर्मी का उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कमांडो का अव्वल लेवल का ट्रेनिंग होता है, और जितना ज्यादा ट्रेनिंग में अपने आप को खपाओगे उतना ही ज्यादा आप आगे के लेवल के ऊपर जाओगे। उसमें से भी कुछ लोग होंगे खाली फ्री का सीखने होंगे, फ्री के वीडियो पढ़ो, उसमें से सीखो, किसी को समझाओ, खुद का भी सत्यानाश, सामने वाले का भी सत्यानाश। लेकिन ये फ्री वाले चक्कर में से बाहर आके प्रोफेशनल एजुकेशन लोगे तो उसकी वैल्यू आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है। अभी भी कुछ डाउट है तो इसमें आप पूछ लो पहले।
नहीं मतलब वही पूछना था कि आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। अभी वो तो हो प्रूफ गया, हाँ, प्रूफ वही कर हो दिया गया, ना, अभी बस। और मेरे पास और 8-10 कुंडलियां है। अब वो सब निकालने में टाइम अभी मुझे नहीं वो नहीं, करना है, but लेकिन एक example एग्जांपल से आपके लिए इनफ है। समझ, हाँ। कोई भी कुंडली के अंदर हमें जब रिजल्ट जानना है तो हमें दो चीजों को स्टडी करना पड़ता है। वो है एक तो कुंडली का स्टैटिक प्रॉमिस और दूसरा होता है डायनामिक प्रॉमिस। स्टैटिक प्रॉमिस क्या कहता है? हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो दो टाइप के सवाल लेके आएगा। मेरी प्रॉपर्टी कब होगी, ये पहला सवाल। और उससे भी पहला सवाल ये होता है कि भाई होगी कि नहीं होगी। सबसे पहला बहुत 27, 28, 29 साल हो गया, लड़की है, शादी नहीं हो रही है, तो मम्मी आगे क्या पूछेगी? इसकी शादी कब होगी? शादी होगी कि नहीं? देखो हम इतना देख देख के थक गए, परेशान हो गए, शादी होगी कि नहीं? और जैसे ही आपने बोला कि होगी तो क्या पूछेगा? कब होगी? कब होगी? तो कोई भी चीज वो क्लाइंट को, वो जातक को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो किससे पता चलता है? स्टैटिक प्रॉमिस से पता चलता है। और वो चीज उसको कब मिलेगी, वो डायनामिक प्रॉमिस से पता चलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में स्टैटिक प्रॉमिस और डायनामिक प्रॉमिस जानना है तो हम दो चीजों को यूज करते हैं। स्टैटिक प्रॉमिस के अंदर हम 1 से 12 घर है हमारे, 1 से 12 हाउस है। तो स्टैटिक प्रॉमिस के लिए हम हर एक घर के कस्पल, सबलॉर्ड, हर एक घर के कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करते हैं। हर एक घर के कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि ये व्यक्ति को जो भी उसका सवाल है, वो जो पूछ रहा है, वो चीज भगवान ने यानी कि ईश्वर ने उसको प्रॉमिस किया है कि नहीं किया है। एक चीज समझ लो, जो चीज ईश्वर ने वो व्यक्ति को प्रॉमिस नहीं की है वो उसको कभी मिलने वाली नहीं है। आप देखते हो ना, बहुत लोग बेचारे निसंतान होते हैं, उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कुंडली में ईश्वर ने स्टैटिक प्रॉमिस के अंदर वो चीज लिखी नहीं है। संतान हम कौन से हाउस से देखते हैं? 5th हाउस से। इसका मतलब क्या हुआ कि 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई नंबर होगा कि जिसकी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं होगी, और उससे अलग संतान प्राप्ति होने वाली है या हो चुकी है तो क्या होगा? 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट के अंदर वो नंबर और वो कॉम्बिनेशन होंगे जिससे ये पता चल सकता है कि ये व्यक्ति को संतान की प्राप्ति तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी, क्योंकि स्टैटिक प्रॉमिस है। स्टैटिक प्रॉमिस नहीं होगा तो वो चीज मिलने वाली ही नहीं है। स्टैटिक प्रॉमिस है तो वो चीज तो मिलेगी, फिर कब मिलेगी तो वो क्या बताएगा? वो डायनामिक प्रॉमिस बताएगा। अभी 50% ऑफ द कोर्स हम किसके ऊपर काम करेंगे? 50 नहीं, 40% ऑफ द कोर्स हम कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, उसके रूल क्या है, उसकी सिस्टम क्या है, सब उसके ऊपर काम करेंगे। बाद में 40% हम डायनामिक प्रॉमिस के ऊपर जाएंगे और लास्ट में 20% हम जाएंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर। लेकिन चाहे प्रश्न कुंडली करो, चाहे आप डायनामिक प्रॉमिस पढ़ो, जो भी पढ़ो, लेकिन स्क्रिप्ट आपको बनाना आना बहुत जरूरी है। तो अब स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको नक्षत्र के बारे में बता देता हूं थोड़ा। जैसे हमने पढ़ा कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। अब हमारी ये जो कुंडली है, थर्टी डिग्री यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ऐसे करो तो हर एक का 30-30 मिला के टोटल 360 हुआ। हाँ। टोटल 360 डिग्री होता है। अब हम पराशरी के अंदर क्या करते हैं? बस सिंपल ये राशि को मतलब ये लग्न कुंडली को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर हम सारा काम करते हैं। उसका डिविजनल चार्ट है वो एक अलग बात है, और डिविजनल चार्ट को जब आप करोगे, D9 जो कुंडली है आपकी, वो D9 कुंडली कैसे बनती है अगर उसके डिटेल में आप जाओगे तो वो यही नक्षत्र को ही यूज करता है। नक्षत्र और उसके चरण को यूज करके ही वो D9 कुंडली बनती है। इसके लिए मैंने आपको कहा है पराशरी में कि लग्न कुंडली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? नवमांश कुंडली होती है, D9 कुंडली होती है। कहा है ना मैंने, वो इसीलिए कहा है। अब इसमें देखो क्या है, एक राशि 30 डिग्री की है, लेकिन ये 30 डिग्री के अंदर 3 पार्ट हुए हैं। पहला पार्ट जो है वो है 0 से लेकर 13-20 का,
दूसरा जो पार्ट है वो 13-21 से लेकर 26-40 का। तीसरा पार्ट जो है 26-41 से लेकर 30.00, मतलब ये यहां लिखना है। तो ये तीनों को मिला के हो गए 30 डिग्री, 0 से लेकर 30। लेकिन पार्ट कितने हुए? 3। 13 0 से लेकर 13-20, 13-21 से 26-40 और 26-41 से 30। अगर मैं ये फर्स्ट हाउस की बात करूं और यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो मैं सिंपल क्या मानूंगा कि ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। उतना ही समझ में आएगा। अब कोई एक प्लैनेट, जैसे आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, वो लग्न में बैठे हैं और वीनस 3, लेकिन वो लग्न में तो बैठे है, ठीक है, लेकिन वो कितनी डिग्री के ऊपर बैठे हैं उससे ये डिसाइड होगा कि वो किसके नक्षत्र में जाएंगे। अभी आपका एग्जांपल लेते हैं कुंडली का। आपकी कुंडली में तो मेष लग्न है, अब मान लो ये मेष लग्न है। अब मंगल की डिग्री देखो 14-24। तो अब ये 14-24 यहां से किस में जाएगा आपके हिसाब से? फर्स्ट वाले में 13-20 होता है बीच में। आंसर आराम से दो जरा, बराबर देख के। मिडल में जाएगा। तो मेष राशि के अंदर ये मिडल के अंदर गया, यहां पर आपका मंगल है। अब सूर्य को कितना डिग्री है? 47। वो कहां पर जाएगा? बीच मिडल में ही रहेगा वो। और वीनस 29.15 तो वीनस कहां पर जाएगा? लास्ट में। सेकंड। बराबर है। अब क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ा? ये देख के क्या समझ में आता है? सब लग्न में बैठे हैं। हाँ, वीनस चेंज हो गया। लेकिन ये देख के क्या समझ में आता है कि वीनस की पर्टिकुलर पोजीशन ये थर्ड हाउस में है। जो मैंने आपको 1 लाख का एग्जांपल दिया ना, हाँ, आपने अपने बच्चे को क्या बोला? एक है कि घर पे पड़ा है, हाँ, और एक क्या बोला? घर के अंदर, मेरे कबाड़ के अंदर तिजोरी में पड़ा है। हाँ। तो ये हमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाली शुक्र की। अब ये जो है, ये तीनों के भी एक स्वामी दिए गए हैं। हाँ, ये ओवरऑल तो मेष राशि है, तो फर्स्ट हाउस की राशि का जो लॉर्ड, मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है। लेकिन ये 0 से लेकर 13.20 है, उसका भी एक स्वामी है जो है केतु, और इसको बोलते हैं नक्षत्र। हाँ। ये जो पार्ट है उसका भी एक स्वामी है और वो है शुक्र, और ये जो पार्ट है उसका भी एक स्वामी है, यानी कि थर्ड पार्ट का भी एक स्वामी है, वो है सूर्य। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका वीनस कौन से नक्षत्र में दिखा रहा है? सूर्य के नक्षत्र में दिखा रहा है। आया समझ में? हाँ। कहां से आया वो आपको मैंने समझाया। अच्छा। ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो नक्षत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो आपका वीनस यहां पर दिखता है कि मेष राशि में है, हाँ, लेकिन मेष राशि के अंदर हाँ, वो किसके नक्षत्र में है? वो सूर्य के नक्षत्र में है, और इससे पूरा रिजल्ट चेंज होता है। उसी तरीके से ये 13.21 से लेके 26.40 सूर्य और मंगल, तो ये सूर्य और मंगल किसके नक्षत्र में है? शुक्र के नक्षत्र में। ये देखो, सूर्य वीनस आया, मंगल वीनस आया। अब हम पराशरी में क्या करते हैं? फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। हाँ, बराबर है। हाँ। तो अगर मैं मंगल का रिजल्ट आपकी पराशरी की कुंडली के हिसाब से निकालूं तो क्या आएगा? ये मंगल। अब कोई भी ग्रह सबसे पहला रिजल्ट कहां का देता है? खुद के घर का। जहां पर वो बैठा है। सबसे पहला कौन सा? जहां पर वो बैठा है। तो मंगल कहां पर बैठा है? फर्स्ट हाउस में। दूसरा कौन सा रिजल्ट देता है? जहां पर उसकी राशियां होती है। हाँ, राशि। बराबर है। तो मंगल की राशि आपके कुंडली में कहां पर आएगी? फर्स्ट और 8 हाउस, 8 नंबर। हाँ, क्योंकि अपनी राशि में बैठा है तो 1 और 8। 1 और 8। लेकिन ये बोलता है पराशरी। हाँ, लेकिन केपी क्या बोलता है कि मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? तो कोई भी प्लैनेट सबसे पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, जिसके नक्षत्र में वो बैठा है उसका रिजल्ट देगा। और अब यहां पर डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि मंगल की दशा या मंगल का टाइम पीरियड आएगा तो फर्स्ट हाउस और 8 हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा? मंगल बैठा है शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र एक्टिव होगा और शुक्र का रिजल्ट फर्स्ट हाउस तो आता ही आता है।
साथ में शुक्र का और कौन सा घर है? तुला राशि एंड वृषभ राशि। तो सेकेंड हाउस और एंड सेवेंथ हाउस। आया समझ में? तो अब देखो कितना फर्क पड़ गया। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा कि मंगल की दशा में तो आपकी सर्जरी होगी, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ प्रॉब्लम से आप भर जाओगे, क्योंकि मंगल की दशा है, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, 8वें का लॉर्ड है, गया बैंड बज गई। हम क्या बोलेंगे? मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, पैसा है, शादी हो गई है तो रिलेशनशिप में आप एंटर हो जाओगे, भरपूर पैसा आएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पूरा चीज। आया समझ में? ये डिफरेंस है इसका, कि देखा नक्षत्र से कितना फर्क पड़ा। ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ पर दिया हुआ है। मेष राशि, मेष राशि के अंदर नक्षत्र 1, नक्षत्र 2, नक्षत्र 3, उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के अक्षर जो नक्षत्र आता है उसका नाम अश्विनी, अश्विनी का लॉर्ड कौन? केतु। 00 से 13-20, और 00 से 13-20 मतलब चारों चार पूरे इसके अंदर आ गए। हाँ। ये जो 4 चरण मैंने बताए 3 डिग्री 20 मिनट का, वो चारों चार कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया, फर्स्ट में ही आ गया। फिर दूसरा चालू हुआ नक्षत्र नंबर 2 जो भरणी नक्षत्र, उसका स्वामी शुक्र, उसमें कौन सी डिग्री है? 13-21 से लेकर 26-40, तो वो भी 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो उसके भी चारों चार पार्ट इसके अंदर आ गए। अब आगे के आप में जाओगे तो नक्षत्र 3 कृतिका नक्षत्र, उसका स्वामी है सूर्य, उसका 26-41 से 30, और वो एक ही चरण इसमें आया। देखो नंबर ऑफ चरण 1, चरण मतलब और छोटा पार्ट है, समझ लो। अब ये जो 1 आया होने चाहिए 4, तो 3 अगली राशि के शुरुआत में चले हाँ, जाएंगे, इसलिए मैंने ये खोला आपको, इससे और समझ में आएगा। 4 तो होने ही होने हैं, वो फिक्स है। अब जो एक राशि के अंदर 4 आ गए तो अच्छी बात है, एक राशि के अंदर 4 नहीं आए तो जो बचे वो दूसरी राशि में। अब उसी तरीके से यहां पर जाओगे तो पहले 3 आ गए, मिडल में देखो हर एक में 4 आ ही जाएंगे, क्योंकि वो बीच वाला पार्ट है ना, वो हर एक में 4 आएगा। बट इसमें क्या होगा? ऊपर 3 आ गया तो नीचे का क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि इधर ऊपर चारों 4 आ गए थे, बट इधर एक कम आया तो नीचे एक बढ़ गया। अभी इसके 2 बचे, मतलब 2 इधर आ गए तो 2 अगली राशि में चले जाएंगे। आपको याद क्या रखना है? नक्षत्र का पैटर्न याद रखना है। केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि बुध। मीन राशि में कौन से 3 नक्षत्र आते हैं? कोई भी पूछे तो फटाक से याद आना चाहिए, गुरु शनि बुध। और गुरु का फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसकी डिग्री के भी याद रहनी चाहिए कि गुरु शनि बुध बराबर है, लेकिन गुरु कितनी डिग्री तक होता है, शनि कितनी डिग्री तक होता है, और बुध कितनी डिग्री तक होता है। मीन राशि गुरु शनि बुध, लेकिन गुरु का एक ही चरण आता है, शनि के चारों 4 आ जाएंगे और बुध के चारों 4 आ जाएंगे। ये किस लिए जानना जरूरी है? कि वो नक्षत्र के अंदर तो बराबर है, मतलब आपने बोला घर के अंदर कबाड़ में 1 लाख पड़ा है, लेकिन कबाड़ के अंदर लेफ्ट साइड वाली तिजोरी में, तो इस चरण से हमें वो भी पता चलता है कि कोई एक प्लैनेट जो है वो यहां पर जो मैंने आपको दिखाया आपके कुंडली में, देखो ये कितना सिंपल, जो खाली पराशरी जिसको पता है और बाहर ये लोग सब चलाते रहते हैं, शुक्र फर्स्ट हाउस, शुक्र फर्स्ट हाउस, शुक्र फर्स्ट हाउस, बराबर। लेकिन उससे कितना डिटेल में पता चलता है? शुक्र मेष राशि में 29-15 पे है, इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, राहु के उपनक्षत्र में है, और उससे भी राहु के उपनक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में राहु उसका सब लॉर्ड, और फिर से राहु उसका सब लॉर्ड। इस तरीके से एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है नक्षत्र और सब लॉर्ड की केपी के अंदर हमें। अभी ये जो मैंने आपको समझाया, इसमें आपको कुछ डाउट है? एक राशि 30 डिग्री की, 30 डिग्री के अंदर 3 पार्ट, उसी तरीके से एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, और वो 13-20 के अंदर 4 पार्ट। टोटल एक राशि के अंदर कितने पार्ट आएंगे? 9 पार्ट आएंगे, 9। यदि 4 4 8 और 1 9, 3 और 4 7 और 2 9, 2 4 6 3 9, 1 4 4 9 हो गया। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं? नवांश कुंडली। नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली में हम क्या करते हैं? वो प्लैनेट
किसके नक्षत्र में है और किसके चरण में है, उसके ऊपर से नवमांश कुंडली बनती है। कितनी डिटेल में होगी देखो। हाँ, खाली वो स्पाउस के लिए देखना नहीं है, main भी ओवरऑल देख सकते हैं ओवरऑल ना। भी मेन कुंडली है वो। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर नवमांश कुंडली देखे बिना प्रिडिक्शन करेगा पराशरी में, हाँ। वो फेल जाएगा। नवमांश कुंडली तो देखना ही देखना है। अभी आप जैसे कुछ विद्वान लोग होते हैं वो बात अलग है, वो बिना कुंडली देखे भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। मैं तो उतना विद्वान नहीं हूं। आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोले वो वचन लब्धि होती है, जो बोले वो हो जाता है, वो बात अलग है। बट रूल ये है कि नवमांश कुंडली देख के प्रिडिक्शन किया जाता है। और वो नवमांश नव, तो नव इधर से आया कि ये प्लैनेट ये राशि के अंदर, ये नक्षत्र के अंदर, ये चरण में बैठा है, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन क्या हो रही है। तो एग्जैक्टली वो चीज हम केपी के अंदर करते हैं। हाँ, अभी आपका क्या सवाल था एक प्लैनेट वाला? हाँ, अभी मेरे में समझ लो, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो यहाँ पर रेडी में दिया हुआ है। पहला चरण शुरुआत हुई 000 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, केतु का नक्षत्र, केतु ही सब लॉर्ड और केतु ही सब लॉर्ड। फिर देखो नक्षत्र सेम रहेगा 9 नंबर तक, अपना 13 डिग्री 20 मिनट तक। ये 13-20 तक, ये 13-20 को खत्म होता है, तो 13-20 तक लास्ट कौन है, केतु ही है। फिर 13-20 को शुक्र चालू होगा। मैं जब केपी पढ़ता था ये मैं मेरे हाथ से निकालता था, कौन सा प्लैनेट कहां पर बैठा है, इसमें से देख देख के ढूंढ ढूंढ के स्टडी कर करके निकालता था, फिर कुंडली बनाता था। आपके लिए भी वो सब इजी हो गया है, लेकिन वो टाइम पे हम लोग वैसे प्रैक्टिस करते थे। ये प्लैनेट ये राशि में इतनी डिग्री पे बैठा है तो किसके नक्षत्र में होगा, किसके उप नक्षत्र में होगा, किसके उप नक्षत्र यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में होगा। वो खुद ढूंढते थे, फिर खुद उसकी कुंडली बना के उस हिसाब से प्लेसमेंट करते थे। आपको ये रेडीमेड मिल गया है, बस इतना टेबल आपको ध्यान में रखना है। एक 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु, फिर देखो केतु के बाद में शुक्र चालू हुआ, तो शुक्र के अंदर पहला कौन आएगा, शुक्र और शुक्र। फिर देखो शुक्र के अंदर दूसरा कौन आएगा, शुक्र तो सेम रहेगा, लेकिन शुक्र के बाद में सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस तरीके से ये पूरा सब लॉर्ड का टेबल है। इसका ये लाइन सेम ही रहता है, फिक्स है, ये हाँ, लाइन बस। फिक्स है, ये लाइन फिक्स है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी समझ में आ गया सब? आज का सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।